जरा सोचो, 1780 का फ्रांस, फैशनेबल विग, हाँ, आलीशान पार्टियां, हाँ, अभिजात वर्ग अपने भव्य महलों में मौज मस्ती कर रहा था, शानदार गेंदें और दावतें दे रहा था जो आपके सर को चकरा देंगे। लेकिन उस चक्काचौंध और ग्लैमर के नीचे सरकार पतन के कगार पर थी। अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और आम लोग अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। फ्रांसीसी क्रांति में आपका स्वागत है, जहां चीजें पागल होने वाली थीं। लोगों के पास बहुत हो गया था और वे मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए तैयार थे। कल्पना कीजिए कि गुस्से में भरे फ्रांसीसी लोगों का एक झुंड अपने आलीशान राजा और उसके अछूत रास्तों से तंग आ गया है। वे असमानता और भारी करों से थक चुके थे, जिससे उनके पास मुश्किल से जीवित रहने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने फैसला किया कि यह बदलाव का समय है, एक बड़ा बदलाव। क्रांति गिरते हुए डोमिनोज की एक श्रृंखला की तरह थी। प्रत्येक घटना नाटकीय झरने में अगली घटना को ट्रिगर करती है। फ्रांसीसी क्रांति उस दोस्त की तरह थी जो आपकी बकवास को सहन करने के वर्षों बाद आखिरकार टूट जाता है। यह उबलता हुआ बर्तन था जो अंततः बह निकला, जिससे गर्मागर्म बहस और तीव्र टकराव हुआ। यह दंगों, विद्रोहों और रोटी से संबंधित बहुत सारे नाटकों की एक जंगली सवारी थी। रोटी, फ्रांसीसी भोजन का मुख्य आधार, लोगों के संघर्ष और अस्तित्व के लिए उनके संघर्ष का प्रतीक बन गई। हम गिलोटिन, राजनीतिक साजिश और वर्साय में डिस्को बॉल की तुलना में आपके सिर को तेजी से घुमाने के लिए पर्याप्त ऐतिहासिक हस्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। क्रांति ने कई नेताओं के उत्थान और पतन को देखा, जिनमें से प्रत्येक की फ्रांस के लिए अपनी दृष्टि थी। लेकिन चिंता न करें, यह आपका उबाऊ इतिहास व्याख्यान नहीं है। हम इतिहास के माध्यम से इस यात्रा को आकर्षक और मनोरंजक बनाने जा रहे हैं। हम फ्रांसीसी क्रांति को हास्य, मजेदार तथ्यों और शायद कुछ डैड चुटकुलों के साथ तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि क्यों नहीं, इतिहास का नीरस होना जरूरी नहीं है, यह बहुत मजेदार हो सकता है। तो तैयार हो जाइए, कुछ स्नैक्स लें, केक कोई भी, और इतिहास के सबसे नाटकीय, अराजक और अंततः परिवर्तनकारी काल में से एक में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। यह जुनून, शक्ति और स्वतंत्रता की अथक खोज की कहानी है। आइए बात करते हैं राजा लुई 16वें के बारे में। वह आदमी जिसने मूल रूप से इतिहास में सबसे बड़ी पार्टी को खराब कर दिया। एक ऐसे दोस्त की कल्पना करो जो अपनी शानदार जीवन शैली में इतना डूबा हुआ है कि वह अपने महल की खिड़कियों के बाहर आने वाले तूफान को नहीं देख सका। यह कोई राजा नहीं था, यह एक ऐसा राजा था जो कथित तौर पर दिन में 4 बार भोजन करता था, जबकि उसके लोग एक बार भी खाने के लिए संघर्ष करते थे। खराब समय के बारे में बात करो, है ना? जब वह अपने पर्वों का आनंद ले रहा था। राजा लुई 16वें उनके दिल को आशीर्वाद दें। वास्तव में शेड में सबसे तेज उपकरण नहीं थे। वह एक देश पर राज करने की तुलना में शिकार और ताला बनाने में अधिक रुचि रखते थे। मुझे गलत मत समझो, ताला बनाने वाला होना एक बिल्कुल सम्मानजनक पेशा है, लेकिन शायद आपके समय का सबसे अच्छा उपयोग नहीं है जब आप सचमुच फ्रांस के राजा हैं। उनके शौक एक सम्राट की तुलना में एक शिल्पकार के लिए अधिक उपयुक्त थे। उसे कर्ज में डूबा हुआ देश विरासत में मिला। पिछले राजाओं द्वारा किए गए अत्यधिक खर्च के लिए धन्यवाद आपको देखकर लुई का तौहाम बार और महंगे युद्ध, वित्तीय तनाव बहुत ज़याद था, लेकिन इसके बजाय आप जानते हैं, अर्थव्यवस्था को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लुई ने गरीबों पर और भी अधिक कर लगाने का फैसला किया। वित्तीय संकट का उनका समाधान पहले से ही संघर्ष कर रही आबादी को निचोड़ना था, क्योंकि जब आप पहले से ही जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं तो आपको वास्तव में एक भारी कर बोझ की आवश्यकता होती है ना? लोग अपने टूटने के बिंदु पर थे और उनके कार्यों ने केवल उनके गुस्से और हताशा को हवा दी। अब बात करते हैं मैरी एंटोनेट की, जो फ्रांस की रानी थी और लेट दे मीट केक प्रसिद्धि की रानी, सिवाय इसके कि उसने शायद ऐसा कभी कहा भी नहीं था। ये बिल्कुल वैसी ही ऐतिहासिक गपशप है जो कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन हे, यह एक अच्छी कहानी बनाता है ना? मैरी एंटोनेट मूल रूप से एक कार्दशियन का फ्रांस का संस्करण। फैशनेबल, असाधारण और लगातार लोगों की नजरों में। उसे अपने फैंसी कपड़े, अपने विस्तृत हेयर स्टाइल और वर्साय में अपनी भव्य पार्टियों से प्यार था। क्या आप उसे दोष दे सकते हैं? रानी होना बहुत बढ़िया लगता है जब आप बिल का भुगतान करने वाले ना हो, लेकिन जब मैरी अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा जीवन जीने में व्यस्त थी तो फ्रांस के लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। रोटी की कीमत आसमान छू गई और पूरे देश में भूख फैल गई। तो हाँ, शायद भूखे लोगों को केक खाने के लिए कहना सबसे अच्छा पीआर कदम नहीं था, भले ही उसने वास्तव में ऐसा कहा हो।
याद है कि पूरी फ्रांसीसी लोग तंग आ चुके हैं जिसके बारे में हमने बात की थी। हाँ, यह सिर्फ एक गुजरते हुए द्वार से कहीं अधिक था। खैर, यह सब 14 जुलाई 1789 को हुआ, जब गुस्से में पेरिस के लोगों की भीड़ ने बैस्टिल जेल पर धावा बोल दिया। एक किला जो लंबे समय से राजशाही की पूर्ण शक्ति का प्रतीक था। इसे परम हाउस पार्टी के रूप में सोचें, सिवाय लाल एकल कप और एक केक के उनके पास पिचफोर्क, कस्तूरी और राजशाही को खत्म करने की तीव्र इच्छा थी। यह एक उद्देश्य के साथ एक पार्टी थी और वह उद्देश्य क्रांति था। अब बैस्टिल वास्तव में कैदियों से भरा नहीं था। यह उस समय एक कार्यात्मक जेल से कहीं अधिक प्रतीक था। वास्तव में उन्हें अंदर केवल 7 लोग बंद मिले, 7 कैदी बस। लेकिन संख्या मायने नहीं रखती थी। लेकिन यह शाही अधिकार का एक शक्तिशाली प्रतीक था और इसे ईंट से ईंट गिराना पूरी फ्रांसीसी राजशाही को बीच की उंगली देने जैसा था। यह एक बयान था, जोर से और स्पष्ट था। बैस्टिल पर धावा बोलना एक अराजक, गंदा और आश्चर्यजनक रूप से सफल मामला था। यह चिंगारी थी जिसने बहुत बड़ी लौ प्रज्वलित की। यह वह क्षण था जब फ्रांसीसी क्रांति 0 से 60 तक चली गई और इसने पूरे फ्रांस और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दी। दुनिया देख रही थी और संदेश अचूक था। यह ऐसा था, ठीक है, यह एक ड्रिल नहीं है, यह असली सौदा है। लोग नाराज हैं और जब तक चीजें नहीं बदलती वे घर नहीं जा रहे हैं। वे दृढ़ थे और उनका दृढ़ संकल्प इतिहास के पाठ्यक्रम को फिर से आकार देगा। भाग 5, मैरी एंटोनेट, फैशन आइकन, गलत समझे गए उद्धरणों की रानी। हम फ्रांस की रानी और लेट देम ईट केक प्रसिद्ध की रानी मैरी एंटोनेट के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आइए उसे थोड़ा और श्रेय दें। मैरी एंटोनेट मैं केक के लिए एक कलम के साथ सिर्फ एक रानी से ज्यादा थी। मैं एक फैशन आइकन थी, एक ट्रेंडसेटर थी और मैं कहने की हिम्मत करती हूँ, एक विद्रोही भी। जबकि उनकी शानदार जीवन शैली हमें अब अछूत लग सकती है, वह अपने समय की उपज थी। और यह न भूले, 15 साल की छोटी सी उम्र में उसकी शादी लुई 16वें से कर दी गई थी। एक कठिन पहली नौकरी के बारे में बात करो। मैरी एंटोनेट, हालांकि अक्सर तुच्छ और अछूत के रूप में चित्रित किया जाता है, मैं वास्तव में एक समर्पित माँ और कलाओं की संरक्षक थी। मैं भी बहुत बड़े राजनीतिक खेल में एक मोहरा था और मेरी ऑस्ट्रियाई विरासत ने मुझे क्रांतिकारी प्रचार का आसान लक्ष्य बना दिया। भाग 6, रोबेस्पियरे क्रांतिकारी पोस्टर बॉय जो थोड़ा आगे निकल गया। अब आइए फ्रांसीसी क्रांति के पोस्टर बॉय मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे से मिलते हैं। एक ऐसे दोस्त की तस्वीर लें जिसके पास क्रांतिकारी चेहरे को आराम देने और नाटकीय भाषणों के लिए एक गंभीर मामला है। यह आदमी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और साथ ही दुर्भाग्य से आतंक के शासनकाल नामक एक छोटी सी चीज के बारे में था। रोबेस्पियरे में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सत्ता में आया, क्रांतिकारी सरकार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। मैं क्रांति के आदर्शों में एक सच्चा विश्वासी था, लेकिन एक गुणी गणराज्य की खोज में मैं क्रूर भी था। उनका मानना था कि आतंक उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक उपकरण था, जिसे हल्के ढंग से रखने के लिए बहुत से लोगों को गलत तरीके से रगड़ा गया। आखिरकार उसके अपने सहयोगियों ने फैसला किया कि वह बहुत दूर चला गया है और ठीक है, मान लीजिए कि उसे अपने कई दुश्मनों के समान भाग्य का सामना करना पड़ा। गिलोटिन विडंबना है ना? ठीक है, कमरे में हाथी को संबोधित करने का समय आ गया है, या यूं कहें शहर के चौराहे पर गिलोटिन, आतंक का शासन। यह डरावना लगता है, मुझे पता है, और ठीक है, यह था। लेकिन यह सब कयामत और निराशा नहीं थी। ठीक है, शायद यह थोड़ा सा था, लेकिन यह अविश्वसनीय सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का समय भी था। वहां एक गर्म मिनट के लिए अगर आपने राजशाही शब्द भी फुसफुसाया, आपका सिर कटने की संभावना थी। सचमुच हजारों लोगों पर क्रांति का दुश्मन होने का आरोप लगाया गया था और मैडम गिलोटिन के हाथों उनका अंत हुआ। बचकिल के बारे में बात करो, है ना? आतंक का शासन फ्रांसीसी क्रांति का एक काला और खूनी अध्याय था, लेकिन इसने यह भी दिखाया कि लोग अपने आदर्शों को प्राप्त करने के लिए कितनी दूर जाने को तैयार थे। यह भय और व्यामोह का समय था, लेकिन कट्टरपंथी परिवर्तन और परिवर्तन का समय भी। भाग 8, क्रांति के मजेदार तथ्य और विचित्र किस्से। अब आइए सभी गंभीरता से एक ब्रेक लें और फ्रांसीसी क्रांति के कुछ मजेदार तथ्यों और विचित्र कहानियों में तल्लीन हों। क्या आप जानते हैं कि क्रांति के दौरान फ्रांस ने मीट्रिक प्रणाली को अपनाया था? मापन में क्रांति के बारे में बात करो। यह सब तर्क और तर्क के बारे में था, तब भी जब चीजों को मापने की बात आती थी।
और ये रहा एक मजेदार, जब उन्होंने सेंट डेनिस के बेसिलिका में शाही कब्रों को खोदा, उन्होंने पाया कि राजा हेनरी चतुर्थ का शरीर लगभग 200 वर्षों के बाद भी आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से संरक्षित था। जाहिर है उसका ममीकृत दिल भी चोरी हो गया था और एक अवशेष के रूप में बेच दिया गया था। शाही स्मारिका के बारे में बात करो। तमाम अराजकता, रक्तपात और राजनीतिक ड्रामे के बाद फ्रांसीसी क्रांति का अंत हो गया। और क्या सवारी थी। फ्रांस को एक बड़ा बदलाव मिला। एक गणराज्य के लिए पूरी पूर्ण राजशाही चीज को छोड़ दिया। फैंसी है ना। क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श पूरे यूरोप और उसके बाहर फैल गए, जिससे लोगों को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा मिली। यह क्रांतियों के डोमिनो प्रभाव की तरह था। उन स्वतंत्रता प्रेमी फ्रांसीसी के लिए धन्यवाद। फ्रांसीसी क्रांति भले ही एक गंदा, अराजक और अक्सर क्रूर मामला रहा हो, लेकिन अंततः इसने एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज का नेतृत्व किया। इसने दुनिया को दिखाया कि सबसे शक्तिशाली राजतंत्र भी अजेय नहीं थे, और यह कि लोग जब एकजुट होते हैं तो अविश्वसनीय चीजें हासिल कर सकते हैं। भाग 10। तो आप एक क्रांति शुरू करना चाहते हैं। मजाक कर रहा हूं या मैं हूं? तो ये रहा फ्रांसीसी क्रांति संक्षेप में। हम हंसे, हम रोए, ठीक है शायद रोए नहीं, लेकिन हमने निश्चित रूप से इतिहास के बारे में एक या दो चीजें सीखी, है ना। लेकिन याद रखें दोस्तों, जबकि क्रांतियां बहुत महाकाव्य हो सकती हैं, वे बहुत गंदा भी होती हैं। इसलिए जब तक आप कुछ बैस्टिल पर धावा बोलने, कुछ उग्र पर्चे लिखने और शायद अपना सिर खोने के लिए तैयार नहीं हैं, लाक्षणिक रूप से उम्मीद है शायद शांतिपूर्वक विरोध करने और चुनावों में मतदान करने के लिए रही। मेरा विश्वास करो, आपका भविष्य स्वयं आपको धन्यवाद देगा।